आपके साथ आरज़ू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जी हां, पहचाना आपने, ये है राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा। राजनीति से इतर एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। महिलाओं के बीच लोक गीतों पर झूमते हुए दिख रहे हैं। सांसद का डांस तो देख लिया आपने, अब चलिए बामनवास के विधायक इंदिरा मीणा का भी डांस दिखाते हैं। देख लीजिए, ये भी सांसद जी से कम नहीं है। महिलाओं के साथ जमकर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौका दरअसल किसी शादी समारोह का है, जहां डीजे की धुन पर ये माननीय मस्ती के मूड में दिख रहे हैं। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि यह ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क लगा है। सीकर शहर में बदमाशों में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आता। यहाँ दो पक्षों के बीच खूनी जंग देखने को मिली। दोनों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें 3 युवक जख्मी हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हालात का अंदाजा आप सीसीटीवी के जरिए लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक पक्ष के कई युवक दूसरे पक्षों पर हाथों में डंडे लेकर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एकाएक ये भागने लग जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही एक पक्ष मौके से फरार हुआ, दूसरा पक्ष उन पर हावी होने की कोशिश करता है। लाठी डंडा लेकर उन पर हमला करते हुए नजर आता है। उन पर जमकर पथराव भी किया। हालांकि इस बीच कुछ लोग बाहर निकलकर युवाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। इतने में पहले पक्ष के कई युवा अचानक वापस लाठी डंडे लेकर उन पर हमला कर देते हैं। आप देख सकते हैं खौफ का आलम। एक महिला अपने घर के एक शख्स को अंदर ले जाने की कोशिश करती है ताकि वो इस बवाल का शिकार ना हो जाए। वहीं इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराती है। दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़े पर पुलिस भी पहुंची है। पंकज है एक को मुरारी है, एक फारूक है। तीनों में चोटें आई है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटनाक्रम के बारे में जांच की जाएगी। जो जल जीवन है वो अलवर के आलमपुर गांव में जानलेवा बन गया। फिरोजपुर झिरका की रहने वाली सरोज को मालूम नहीं था कि उसके लिए 2 घूंट पानी मौत का सबब बन जाएगा। सरोज समेत 6 महिलाएं जहरीला पानी पीकर बेहोश हो गईं, जिसमें एक महिला सरोज की मौत हो चुकी है। बाकी सबका अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब उनकी हालत पहले से ठीक है। दरअसल धर्मवीर नाम के एक शख्स ने फिरोजपुर झिरका में जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर नरमा बोया था। शुक्रवार की शाम को सरोज और उसकी बेटी सपना खेत में आए थे और उन्होंने एक मटके में पानी भरकर खेत में बनी कोठरी के बाहर रख दिया। इन्होंने गांव की महिलाओं को खेत पर मजदूरी करने के लिए बुलाया, जहां गांव की 4 महिलाएं सुनीता, सोनिया, गीता और संतो उर्फ संतोष काम करने पहुंची। इन्होंने उसी मटके से पानी पी लिया और फिर इन्हें उल्टी दस्त होने लगी, जिससे इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और हालत ये हो गई कि एक महिला काल के गाल में समा गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये पानी कैसे जहरीला हो गया। पानी की अब जांच की जा रही है। हमने तो डॉक्टर से कही थी, साहब ये पानी है जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है। अब ये वो बोल रहे हैं कि भाई ये काम पुलिस का है, पुलिस केस करो, तुम इसकी जान वो तो पड़ताल पुलिस करेगी। शराब ठेके पर बेची जाती है, ये आपको मालूम है। दूध की डेयरी पर बेची जाती है, ये जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी। लेकिन क्या मंदिर में भी शराब बिकती है? ऐसा सुना है, वो भी अवैध शराब। जाहिर है यकीन आएगा नहीं, लेकिन ये सच है। अलवर में ऐसा ही मामला सामने आया है। अवैध शराब के तस्करों ने न सिर्फ सेहत बनाने वाले दूध की शुभम डेयरी को छोड़ा और न ही पवित्र स्थान मंदिर को छोड़ा।
सीओ सिटी विकास सांगवान ने बताया कि एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत 60 फुट रोड के पास शुभम दूध की डेयरी पर 4 कार्टन शराब जब्त की गई है और मंदिर के परिसर में भी शराब का ठिकाना पकड़ा गया है और साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सेल्समैन की तलाश की जा रही है। मिली थी 60 फीट रोड पे अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। उसी सूचना मिलने के पश्चात हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों जगह 2 स्थानों पर 60 फीट रोड पे रेड करी और वहां से अवैध शराब बिक्री करते हुए जब्त की और बिक्री करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा में पुलिस ने सिंथेटिक दूध होने की संभावना के चलते एक पिकअप को पकड़ा है। इसमें दूध से भरे कुल 82 ड्रम्स हैं और हर ड्रम में 40 लीटर दूध भरा है। करीब 3000 लीटर से ज्यादा दूध लेकर ये गाड़ी बांदीकुई और सिकंदरा क्षेत्र से दौसा सरसा डेयरी आ रही थी। मुखबिर की सूचना और नकली दूध की संभावना के चलते पुलिस ने इस पिकअप को आगरा बाईपास के पास रुकवाया और पिकअप को थाने लाया गया। संभावना जताई जा रही है कि ये दूध नकली है और इसमें केमिकल मिलाया गया है। पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर महेंद्र चतुर्वेदी को दूध की जाँच के लिए बुलाया। ऐसे में जांच के बाद अगर दूध में केमिकल पाया गया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दौसा में मिलावटी दूध, घी और पनीर की रोकथाम के लिए कोतवाली पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। इसी के तहत दूध के इस पिकअप को पकड़ा गया है। मुखबिर की इतला थी कि सिकंदरा की तरफ से एक पिकअप गाड़ी दूध लेके आती है जिसमें नकली दूध है। इस सूचना पे आज एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया है। इसमें 82 ड्रम हैं जिसमें एक ड्रम में 40 लीटर के लगभग दूध है। अब इनकी फूड इंस्पेक्टर साहब को बुला के सैंपलिंग करवाई जा रही है। वो शातिर हैं, वो जालसाज हैं, वो ऑनलाइन के माहिर अपराधी हैं, वो क्राइम के वायरस हैं और एक बार जो इस वायरस की चपेट में आ गए तो फिर इनसे बच नहीं पाएंगे। इसलिए चौकन्ने रहिए, इनके झांसे में ना आइए, इनके भंवर में ना फंस जाना। सोशल साइट्स पर चैटिंग के वक्त बेहद सावधान रहना। बस एक क्लिक पर आप इनके माया जाल में फंस सकते हैं। गाँव के पुलिस से 9 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनको ऑनलाइन ठगी के यूज कर रहे थे, प्राप्त हो गए OLX पे ऐड दे करके टैक्स विज्ञापन डाल करके इस तरीके से ये ठगी की वारदात करते थे। पुलिस के शिकंजे में आए ये वो शातिर अपराधी हैं जो फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम करते थे, लेकिन अब ये खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस अब दोनों से इनके गुनाहों का हिसाब किताब कर रही है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी ID के अलावा वर्दी से जुड़े सामान और ATM भी बरामद किए हैं। दरअसल निम्बाहेड़ा पुलिस को ये कामयाबी साइबर अपराध और ठगी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मिली है। थाना अधिकारी फूलचंद टेलर के निर्देशन में वंडर चौराहे पर ASI देवेंद्र सिंह के साथ जाब्ता तैनात था, जिन्होंने नाकेबंदी की थी। इस दौरान नीमच की तरफ से एक बोलेरो कार आई, जिसे जांच करने के लिए रोका गया तो ड्राइवर के बगल में बैठे शख्स ने पुलिस ID दिखाई, जिसके बाद उसे नीचे उतरने का इशारा किया गया, लेकिन इतने में वो गाड़ी से भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर दिया और पुलिस की फर्जी ID, 10 ATM कार्ड और पुलिस वर्दी की सामग्री मिली। दोनों आरोपियों के नाम अभय और वीरेंद्र हैं, जो जोधपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये वर्दी का रौब जमा के टोल नाकों से पैसे वसूला करते थे। वर्दी के नाम पर इन्होंने कितने अपराध किए हैं, पुलिस अब इसकी पूछताछ कर रही है। जिनकी तलाशी ली तो उनकी जेब से 18 ATM कार्ड और कार से 10 चेकबुक मिली, जिन्हें कार सहित जब्त किया गया। कोरोना काल में गरीबों के लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए लोगों को राहत देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू किया था और इसकी मॉनिटरिंग भी हुआ करती थी। लेकिन दौसा जिले के सिकंदरा अस्पताल में इसका स्याह सच सामने आया है। यहाँ अस्पताल के शौचालय में बड़ी संख्या में दवाएं मिली हैं। दवाओं के अनेक कार्टून पड़े मिले। आम लोगों में ये दवाएं नहीं बांटे जाने से ये एक्सपायर होने वाली हैं। इस पूरी घटना को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष चौधरी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें किसी तरह की कोई खामियां हैं, निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उनको इस तरह की सज़ा मिलेगी ताकि दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। मरुद्रा के कई शहर बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन लगता है कि नागौर के जलदाय विभाग को पानी की कीमत का जरा सा भी एहसास नहीं है। आप पहले इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पानी का फवारा नजर आ रहा है। बहुत तेजी से पानी बह रहा है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं। ये नजारा नागौर शहर के गांधी चौक का है, जहां अचानक से पानी की पाइपलाइन फट गई और बेतहाशा पानी बह गया। बाजार में पानी चारों तरफ फैल गया, लोग आते जाते भी रहे। इसकी खबर नगर परिषद को भी दे दी गई ताकि जल्द से जल्द इसे दुरुस्त कराया जा सके, लेकिन तब तक हजारों लीटर पानी बह गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बीच बाजार में पानी जाया हो गया। हालांकि रविवार को वीकेंड कर्फ्यू होने की वजह से दुकानें बंद थी, लोगों की भीड़ भी कम थी, नहीं तो लोगों को काफी परेशानी होती। राजधानी में मॉनसून से पहले हर साल नालों की सफाई का काम किया जाता है ताकि बारिश के पानी की निकासी आसानी से हो सके और लोगों को जल भराव से किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन मॉनसून दस्तक देने को तैयार है और अभी तक नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है। मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो कई इलाकों में नाले गंदगी से पटे पड़े हैं। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के शाहपुरा बाग इलाका जो कि आमेर रोड पर आता है, वहाँ पर अभी हम मौजूद और आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो नाले हैं वो यहाँ पर भरे पड़े हैं। अभी तक यहाँ पर जो कचरा है वो फिलहाल साफ नहीं किया गया, यानी कि जो नालों की सफाई का काम है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम के दावों की माने तो उनके एरिया के 1/3 नाले साफ हो चुके हैं। बाकी बचे अंदरूनी इलाकों के नाले भी बारिश से पहले साफ कर लिए जाएंगे। इस बार बरसाती नाले के टेंडर्स हमने टाइमली कंप्लीट कर दिए थे और आज तारीख तक हमारे लगभग 99% नाले क्लियर हो चुके हैं और जो कुछ नाले बचे हुए वो आज या कल में फाइनल हो जाएगा। टोटल हमारे 7 जोन में 600 नाले हैं, जिनमें से अभी 4 दिन तक पहले 259 नाले साफ हुए थे। लेकिन मेरे दौरे के बाद में जिस तरह से जो वो एक्टिव बोर्ड में आए हैं, देख लीजिए, ये बीकानेर के सुजान देसर इलाके की तस्वीर है, जिसे ब्राह्मणों का मोहल्ला कहा जाता है। पूरा मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है, गलियों में भी पानी लबालब है, लोगों के घुटने तक पानी है और इसी में से लोग आने जाने को मजबूर हैं। देख सकते हैं पानी घरों के भीतर तक पहुंच गया है और ये रामेश्वरम महादेव मंदिर भी नहीं बचा, यहाँ भी पानी घुस गया है। इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी दुश्वारियों से इन्हें दो चार होना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बीच ये गंदा पानी न सिर्फ बीमारी की जड़ है, बल्कि अंधेरा होने पर इन लोगों को और भी दिक्कतें होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर परिषद में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे सीमावर्ती गांव करड़ा के ग्रामवासियों ने बैठ करके तय किया, संपूर्ण गांव था वो एक रहा और सब ग्रामवासियों ने तय किया कि हम लोगों को सतर्कता दिखाते हुए इस कोरोना को हराना है। कोरोना ने पूरे प्रदेश में कहर बरपाया तो जैसलमेर भी अछूता नहीं रह सका, लेकिन उसी जैसलमेर के गांव करड़ा में कोरोना की एंट्री नहीं हो पाई। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव के अधिकांश बुजुर्ग अशिक्षित हैं, लेकिन कोरोना को हराने के लिए उनका उठाया कदम पूरी मरुधरा को प्रेरणा देने वाला है। तो मानो बच्चों परिवार पति उसके मां क्योंकि सकना रे कारण सा 7 दिन अलग बैठाए, अलग खानो अलग पीनो सुख सारे वास्ते। बारिश की कमी से जूझते करना गांव के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। शहर से दूर बसे इस सरहदी गांव के लोगों ने खुद ही अपने को आइसोलेट करने का फैसला किया। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई। निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के बगैर गांव में एंट्री पर रोक का नियम भी लागू किया गया। 2 महीना से बटिया बार भी चाल की मजूरी तो बढ़िया धंधो चाल गया तो सोच रहे पेट पाल में जाओ। बूंदी जिले के श्रमिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी श्रमिक उत्साह के साथ मनरेगा के तहत चलने वाले निर्माण और खनन कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं।
2 महीने से बेरोजगार रहे मजदूर अब कुदाल और टोकरी लेकर मिट्टी खुदाई के काम पर जाने लगे हैं। महिला श्रमिक भी मनरेगा की साइट पर भारी संख्या में पहुंच रही है। गांव में काम मिला है बढ़िया और खर्चा पानी चल रहा है हमारा। 2 महीने से तो हम बैठे थे, अब जार हमारा काम मिला है, अब खर्चा पानी चल रहा है। अनलॉक होने के बाद जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देशानुसार मजदूरों की संख्या बढ़ा दी है और श्रमिकों को रोजाना 220 रुपए प्रति मजदूर के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। अब चूंकि अनलॉक हो गया तो हमने बहुत ही बृहत मात्रा में एक्सरसाइज करके लेबर लगाने की कार्रवाई की है। आज जिले में हमारी 52,258 की लेबर चल रही है और ये आगामी दिनों में और बढ़ेगी। जब तक कि बरसात होने की स्थिति नहीं बन जाएगी तब तक हमारी लेबर बढ़ेगी। एक शरणार्थी ने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, जयपुर में मोहम्मद सुल्तान नाम के एक रोहिंग्या शरणार्थी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवा लिया और 8 महीने पहले सऊदी अरब की यात्रा भी कराया। अब मामला सामने आने के बाद सीआईडी सुरक्षा के निर्देश पर पुलिस ने मोहम्मद सुल्तान के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सुरक्षा के यहाँ से एक प्राप्त हुआ कि जिसके इस तरीके से रोहिंग्या शरणार्थी है मोहम्मद सुल्तान, जिसने 29/9/2014 को एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर फर्जी दस्तावेजों के उसने विदेश यात्रा की है सऊदी अरब की। पुलिस का कहना है कि फर्जी दस्तावेज के पूरे रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। पासपोर्ट कार्यालय से उसके समस्त दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। उसके पश्चात ये है कि उसने दस्तावेज किस तरीके से क्या क्या फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें अभी रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा। उसके पश्चात रिकॉर्ड के बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम तफ्तीश की जाएगी। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। ये तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा, सांसें थम जाएंगी। तस्वीरें रांची के रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर राजधानी एक्सप्रेस जैसे ही पहुंची तो लोग अपने गंतव्य के लिए ट्रेन में सवार हो गए। ये महिला भी इस ट्रेन में सवार होने के लिए चढ़ी थी, लेकिन हुआ क्या वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अगर ये सीआरपीएफ का जवान विनोद कुमार मीणा ना होता तो क्या होता। सेकंडों में कोई बड़ा दर्दनाक हादसा हो जाता। जैसे ही महिला ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है उसका पैर फिसल जाता है। महिला एकदम गिरने लगती है। वो खुद संभलने की कोशिश कर रही थी लेकिन संभल नहीं पा रही थी। अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ सीआरपीएफ का ये जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात था, लिहाजा जैसे ही महिला को गिरता देखा फौरन उसकी तरफ दौड़ा। उसके पीछे एक और शख्स भी फौरन महिला को बचाने दौड़ा और फिर दोनों ने मिलकर महिला को पकड़ लिया और ट्रेन से सुरक्षित उतार लिया। इस तरह महिला की जान बाल बाल बच गई। पहले ये तस्वीरें देखिए, ये बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी पर दूल्हा खड़ा है और पीछे पीछे ये बाराती जो इन बैलगाड़ियों में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सब देखकर आपको किसी फिल्म का सीन ही नजर आता होगा। वो इसलिए कि आजकल के जमाने में ये सब कहाँ होता है। ये तो गुजरे जमाने की बात है, लेकिन रुकिए, ये सब जो देख रहे हैं वो सब हकीकत है। ये तस्वीर यूपी के देवरिया की है और इस पर सवार जो दूल्हे राजा हैं उनका नाम है छोटे लाल, जिन्होंने अपनी शादी बिल्कुल हटकर की है। जहां आज गरीब से गरीब इंसान पूरे गाजे बाजे के साथ दंदनाती 4 पहिए गाड़ी पर बारात लेकर जाता है, तो वहीं छोटे लाल ने बिल्कुल अनोखा तरीका अपनाया। बैलगाड़ी और टेम्पो से अपनी बारात लेकर गए। इसका मकसद भी साफ है। बैलगाड़ी से शादी का मकसद नई पीढ़ी को इससे रूबरू कराना है। आज के जमाने में भूली बिसरी चीज रह गई है ये। छोटे लाल का कहना है कि ये हमारी पुरानी परंपरा है जिसे आज की पीढ़ी को जरूर याद रखना चाहिए। 10 साल से ही था इरादा ताकि मैं शादी करूं तो टायर और बैल पे, क्योंकि ये जो है गाड़ियों की वजह से ये लुप्त होते जा रहा है।
तो इस हिसाब से मैं सोचा कि मैं जब शादी करूँगा तो टायर और डोली पे जाऊँगा। कहते हैं दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ओडिशा के गंजम में रहने वाले सिरसाशीष प्रधान और मनोज साहू भी कुछ ऐसे ही हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने कितना कहर बरपाया, इससे हम और आप बखूबी वाकिफ हैं। हर तरफ मौत का मंजर रहा, हर तरफ चीख पुकार मची रही। न जाने कितने लोगों ने सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की भारी किल्लत रही, लिहाजा इसको देखते हुए विदेशों तक से मदद भेजी जा रही थी। ऐसे में ओडिशा के ये दोनों शख्स वाकई बेमिसाल हैं। इन्होंने न सिर्फ लोगों के दर्द को समझा बल्कि उनकी मदद के लिए आगे भी आए। इन्होंने बरीडा ऑक्सीजन बैंक बनाया है, जहां लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का फैसला किया। आप देख सकते हैं यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद हैं, जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हैं। हालांकि कोरोना की रफ्तार भले ही कम हुई हो, लेकिन कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर का डर भी अभी से सताने लगा है। ऐसे में सिरसाशीष प्रधान और मनोज साहू की ये पहल वाकई ही काबिले तारीफ है। उनकी इस पहल से न जाने कितनों को जिंदगी की सांसें मिल सकेंगी। इनसे मिलिए, ये है विशाल पंडित, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने देश के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। लेकिन देश का नाम रोशन करने वाले इस होनहार लाल की जिंदगी अंधेरों में कट रही है। दरअसल विशाल का चयन 4 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कोरियो मार्शल आर्ट की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हुआ था, लेकिन अफसोस कि वो प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए। वजह थी गरीबी और सरकारी उदासीनता। स्टेट में मेडल, फिर नेशनल में मेडल आया। इंटरनेशनल के लिए भी हम लगभग 4-5 बार चयनित हो चुके हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। हमारा एशियन गेम में भी, एशियन चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेशन के लिए चयनित हो चुके थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण हम बाहर नहीं जा पाए। गरीबी और सरकार की नाकामी और सरकार इनके प्रति जो अभी तक सहयोग नहीं किया, जिनके कारण आज एक प्रतिभावान खिलाड़ी को उन्होंने सरकार ने खोने का काम किया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पिंडवारा इलाके में ग्रामीणों ने झाड़ियों से एक नवजात बच्चे को बरामद किया, जिसे बेदर्दी से फेंक दिया गया था। वहाँ गुजरते गांव के लोगों ने रोने की आवाज सुनी। नजदीक जाकर देखा तो थैले में नवजात बच्ची पड़ी थी। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिंडवारा के पास गैस एजेंसी के पास में बच्ची सड़क किनारे मिली हुई थी, तो जिसका उन्होंने उठा के यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया है। तो यहाँ पे प्राथमिक उपचार हो चुका है पूर्ण। इसके बाद पुलिस सूचना के बाद अप्रोप्रिएट जहाँ भी इसकी भर्ती की व्यवस्था होगी, जिस जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। बच्ची अभी हाल बिल्कुल स्वस्थ है। लेह में हेमिस उत्सव शुरू हो चुका है। ये 2 दिनों तक चलता है। ये तस्वीर लद्दाख के लेह की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसे बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। इसमें त्योहार के हर रंग देखने को मिलते हैं। खास तौर से इस त्योहार में अनुयायियों के साथ ही टूरिस्ट भी शामिल होते हैं। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार टूरिस्ट नजर नहीं आ रहे और इसमें थोड़े ही स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। पूरे ही पारंपरिक अंदाज में ये कलाकार नृत्य करते नजर आ रहे हैं। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। लद्दाख के हेमिस फेस्टिवल का इतिहास से गहरा नाता है। दरअसल गुरु रिम्पोचे पद्मसंभव 8वीं सदी में महान बौद्धिस्ट मास्टर थे। इन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। माना जाता है कि उन्होंने लद्दाख से बुरी आत्माओं को भगाया था, इसीलिए उन्हीं की याद में हर साल ये हेमिस त्योहार मनाया जाता है। गुरु पद्मसंभव का इस महीने में 10वीं तारीख को इनका जन्म हुआ था, तो उनके 8 अवतार होते हैं। तो 8 अवतार का यहाँ पर लमगन नृत्य डांस करके और इसी के साथ और दूसरे मास डांस यहाँ पर अनेक होते हैं।
फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 राजस्थान।